हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे अपने चैनल रजनीश शर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस इन जनरल स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि बड़ा टफ टॉपिक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं तो मैं आपको इसकी सारी टर्मिनोलॉजीज बता देता हूं। मैं आपको जितनी भी टेस्ट होती हैं, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा टेबल, काई स्क्वायर टेस्ट, रन टेस्ट, साइन टेस्ट, जितनी तमाम टेस्ट होती है मैं वो सारी टेस्ट आपको बताता हूं कि आप केवल वो 7 स्टेप फॉलो करके हर स्टेप को बड़ी आसानी से एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि हमारे स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि साहब कैसा सवाल आएगा, उसको कैसे करना है, और स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे छोटे छोटे ट्विस्ट एंड टर्न है तो उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन मैं आपके लिए इतना स्मूथ डायरेक्शन आपको दे देने वाला हूं कि आप कोई भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन बड़ी आसानी से यूं क्रैक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाई वी नीड टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें तो ये तो आपको पता ही है कि भाई पॉपुलेशन के बारे में हमें कोई एक जनरलाइज स्टेटमेंट तय करना है। लेकिन हमारी समस्या यह है कि हम पॉपुलेशन के बारे में पूरा कैलकुलेशन या हम उसका सर्वे नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, समय के साथ साथ बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है, और कई बार तो पॉपुलेशन इस टाइप की होती है कि उसका सर्वे कर पाना संभव ही नहीं है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे? तो भैया सबसे अच्छा है कि एक सैंपल विड्रॉ करते हैं उस पॉपुलेशन में से, और इस सैंपल के बिहाफ पे हम उस पॉपुलेशन के बारे में वो जानकारियां इकट्ठी करना चाह रहे हैं। तब जाके पिक्चर में आता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। मतलब पॉपुलेशन के बारे में आप कोई भी जानकारी, मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, और भी कोई जनरलाइज स्टेटमेंट आप यहां चेक करना चाह रहे हैं तो विद द हेल्प ऑफ सैंपल ये हम लोग कर सकते हैं। ऑब्वियस बात है कि जब आप सैंपल से पॉपुलेशन के बारे में पता करेंगे तो बहुत सारे एरर आने वाले हैं, बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। उसी चीज को डील करता है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये किसकी ब्रांच है। तो स्टैटिस्टिक्स में एक ब्रांच है जिसका नाम है स्टैटिकल इन्फरेंस। तो स्टैटिकल इन्फरेंस के अंदर दो मेन ब्रांचेस हैं, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के ऊपर ही काम करेंगे। फिर मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के ऊपर काम करेंगे। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में आपको बता दूं कि ये इसके जो फाउंडर हैं वो हैं आर ए फिशर। ये वही फिशर हैं जिन्होंने स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारा योगदान दिया हुआ है। और अनोवा टेबल जो अभी हम आगे वाले कुछ वीडियो लेक्चर्स में आप देखेंगे तो जो एग्जाम में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, वो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन ये वही प्रोफेसर हैं जिन्होंने क्या किया, आर ए फिशर साहब ने थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन पे काम किया। थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन की भी फिर दो ब्रांचेस होती हैं, एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन और एक होता है इंटरवल एस्टिमेशन। जब मैं वो लेक्चर बनाऊंगा तब आपको पूरा डिटेल में सिखा दूंगा। लेकिन अभी आज का जो लेक्चर है वो हमारा क्या है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की बात करें तो ये जो है प्रोफेसर जे न्यूमैन, इन्होंने इसके ऊपर सबसे पहले काम किया था। और एक दूसरे जो प्रोफेसर हैं दैट इज ई एस पियर्सन। तो ई एस पियर्सन, इन लोगों ने क्या करा, सबसे पहले देखिए ऐसा नहीं है कि बस इन्होंने ही बनाया था। एक बार कोई व्यक्ति उसका फाउंडेशन तैयार कर देता है, फिर बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन आते गए और उन्होंने उसके ऊपर काम करते गए, और इस तरीके से एक पूरा ब्रांच डेवलप हुआ जिसका नाम है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में होता क्या है, तो बेसिकली एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में हमने से कोई रैंडम सैंपल ले लिया, और उस रैंडम सैंपल के बिहाफ पे हम इस पॉपुलेशन के बारे में कोई जनरलाइज स्टेटमेंट देना चाहते हैं, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो हम क्या चाहते हैं कि हम सैंपल के बिहाफ पे इस पॉपुलेशन के बारे में पता करें, उसी का नाम है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस होता क्या है? हाइपोथेसिस मींस अ स्टेटमेंट और अ क्लेम about the population which is to be tested with the help of random sample। कि हम एक रैंडम सैंपल लेते हैं, उसके बिहाफ पे हम वो जो आप क्लेम कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर आप ये कह रहे हैं कि कोई कह रहा है कि ये मोबाइल आप एक बार चार्ज कर लें तो ये पूरे 48 घंटे क्या रहता है, डिस्चार्ज नहीं होता है और पूरी तरीके से आपको ऑपरेटिव रहता है। अब ये कंपनी क्लेम कर रही है, तो एक काम करते हैं हम, कुछ लोग जो अलग अलग प्रकार के लोग होंगे जिनके पास वो उस टाइप का मोबाइल है,
अब उन ऑब्वियस बात है, अलग अलग टाइप के लोग हैं तो उनके मोबाइल का यूज करने का भी क्या होगा, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से यूज करता है, तो उसका बैटरी बैकअप क्या हो सकता है, कम ज्यादा हो सकता है। तो हम उसके बिहाफ पे इन सब के बारे में एक जनरलाइज स्टेटमेंट तय करना चाह रहे हैं कि क्या वाकई इस मॉडल की जो फोन है उनकी बैटरी 48 घंटे चलती है, ये अब हमें चेक करना है। तो ऐसे किसी भी स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। एक जनरल है कि भाई अनार खाने से क्या होता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है। अब हम चेक करते हैं, कुछ लोगों को अनार खिलाते हैं तो जनरलाइज स्टेटमेंट बन जाएगा कि भाई हाँ, अनार खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। या एक्सरसाइज करने से, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं उन लोगों को डायबिटीज हो जाती है, तो भैया चेक करते हैं, कुछ ग्रुप बनाते हैं। अब आपने बोला कुछ ग्रुप ऐसा भी बनाएंगे, वो हम टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में आगे हम बात करने वाले हैं। मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूं कि हम सैंपल के बिहाफ पे पॉपुलेशन के बारे में पता करना चाह रहे हैं। हम ये पता करना चाह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट आईआईएम में सिलेक्ट हो जाता है और वहां से एमबीए करता है तो उसका नौकरी लगना तय है, फिर वो किसी भी आईआईएम से क्या करता हो, पास आउट हो, ठीक है ना, या हायर पैकेज, इस मिनिमम इस पैकेज पे तो जाता ही है। तो ये कुछ भी आप जो टेस्ट करना चाह रहे हैं, या हम ये पता करना चाह रहे हैं कि शादीशुदा लोग होते हैं वो ज्यादा खुश होते हैं बजाय उनके जो क्या करते हैं, सोलो लिविंग करते हैं, सिंगल रहते हैं उनके। तो अब आप कैसे पता करेंगे, तो अब उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा। या अगर हम कहें कि क्या लड़के लड़कियां का पढ़ाई से कोई लेना देना है, मतलब लड़कियां ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं एजुकेशन में या लड़कियां, तो क्या जेंडर का एजुकेशन से कोई लेना देना है, वो चेक करना है। मतलब तमाम किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डेटा चेक करना है। या मेडिकल की बात करें कि साहब ये दवा लेने से आपका ये बीमारी, जैसे अभी आपको पता है कोरोना का टीका था, तो भाई हमने अगर वैक्सीनेटेड हो गए हैं तो आप उस बीमारी से बच जाएंगे। तो क्या ये जनरलाइज हो सकता है, तो ये सैंपल के ऊपर काम करके हमको क्या करना है, जनरलाइज करना है। या जिनके माता पिता पढ़े लिखे होते हैं उनके बच्चे भी क्या होते हैं, जनरली हायर एजुकेटेड होते हैं, तो क्या ये बात सही है। तमाम जो भी आपके दिमाग में फैक्ट्स आ रहे हैं उसको चेक करना है तो आपको सैंपल लेना पड़ेगा। और उस सैंपल को चेक कैसे करेंगे, तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में यही बातें हम सब करने वाले हैं। देखें, अभी सब में हमें आप कहेंगे अरे सर मुझे तो सवाल करना है, एग्जाम आ रही है, तो मैं अभी इसके स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं, आप तो मुझे ये बताओ कि सवाल कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में आपको हर इसमें ये 7 स्टेप लगाने। आप कोई भी चीजें उठा लें उनमें हर कोई भी टेस्ट हो, फिर टी टेस्ट हो, जेड टेस्ट हो, एफ टेस्ट हो, अनोवा हो, काई स्क्वेयर टेस्ट हो, रन टेस्ट हो, साइन टेस्ट हो, मालविटनी टेस्ट हो, कुस्कल वैलिस टेस्ट हो, तमाम दुनिया भर की कोई भी स्टैटिस्टिक्स की टेस्ट हो, आपको हर सवाल में मैं ये 7 स्टेप्स के थ्रू काम करवाऊंगा। उससे क्या होगा कि क्योंकि अलग अलग किताबें पढ़ने पे पता लगता है कि किसी में ये दिया है, किसी में वो दिया है, तो वो और कंफ्यूज करती हैं। और इसीलिए फिर मैंने आपके लिए क्या किया है कि हर टेस्ट कैसे बताई है कि आप ये 7 स्टेप को फॉलो करिए, आपका काम हो जाएगा। तो ये तो आपको पता है कि भाई पॉपुलेशन में से हम सैंपल विड्रॉ करेंगे और इस सैंपल के बिहाफ पे पॉपुलेशन के बारे में एक जनरलाइज स्टेटमेंट देंगे, उसी को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस दोगे, अगर हमने किसी ने बोला है कि भैया ये जो मोबाइल है ये 48 घंटे चलता है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, 48 घंटे नहीं चलता है, उससे ज्यादा चलता है या उससे कम चलता है। तो ये क्या हो सकता है, तो वो जो अल्टरनेटिव है वो कहलाता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो सबसे पहला काम होता है, अभी फिर अपन को डिटेल में अभी मैं आपको डिस्कस भी करता हूं, पर ये 7 स्टेप है। मतलब सबसे पहला काम होता है किसी भी सवाल में नल हाइपोथेसिस आपको क्या करना है, सेट करना है, और उसी के बाद उसका जो अपोजिट स्टेटमेंट है वो क्या कहलाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। उसके बाद बात करें कंप्यूटेशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक्स। मतलब ये जो आपने सैंपल लिया है इसका मीन, मोड, मीडियन, कोरिलेशन, डिग्रेशन, जो भी तमाम आपको कुछ भी निकालना है जिससे हम इस पॉपुलेशन के बारे में क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन के पैरामीटर के बारे में, पैरामीटर मतलब इसके मीन, सैंपल के मीन से पॉपुलेशन के मीन को निकालना है, या सैंपल के कोरिलेशन से पॉपुलेशन के कोरिलेशन को निकालना है। तो हम कुछ भी अगर पता करना चाह रहे हैं तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर और इसको बोलते हैं सैंपल स्टैटिस्टिक। देखें, स्टैटिस्टिक्स तो सब्जेक्ट हो गया और स्टैटिस्टिक का मतलब जो भी आप निकालने वाले हैं, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटेशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक।
फिर तीसरे नंबर पे आता है टेस्ट। टेस्ट मतलब क्या हुआ, तो अगर आप जेड टेस्ट कर रहे हैं तो जेड टेस्ट के बारे में बात करेंगे, टी टेस्ट के बारे में बात करेंगे, एफ टेस्ट के बारे में बात करेंगे, काई स्क्वेयर के बारे में बात करेंगे, अनोवा के बारे में बात करेंगे। तो जो भी टेस्ट आपको लगाएंगे, अब वो कौन सी टेस्ट कब लगाते हैं वो भी हम वन बाय वन ये बातें डिस्कस करते हैं। एक तो ये कि क्वेश्चन में लिखा ही है कि टी टेस्ट लगाओ तो टी टेस्ट लगानी है, अगर क्वेश्चन में लिखा ही है कि जेड टेस्ट लगाना है तो जेड टेस्ट लगानी है, क्वेश्चन में लिखा ही है कि काई स्क्वायर टेस्ट लगाना है तो काई स्क्वायर टेस्ट लगानी है। लेकिन अगर नहीं लिखा हो तो फिर कैसे पहचानते हैं कौन से टेस्ट लगाना है, तो ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा और वो मैं आपको समझाता हूं तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाने वाला है। इसके बाद आता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब एरर, जो मैक्सिमम लेवल ऑफ एरर है जिसका आप एक्सेप्टेंस है वो कितना होना चाहिए। इन जनरल सवालों में कुछ नहीं दिया हो तो 5% लेते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट सवाल करने के लिए क्या लेते हैं, कुछ नहीं दिया हो तो 5%, और अगर उन्होंने दिया है 1%, 10%, 0.1% तो वो जो देंगे वो आपको लेना है। फिर होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है आगे समझाता हूं, पर इतनी सी बात समझिए कि अगर मैं कहता हूं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 है, इसका मतलब है x अगर 1 होगा तो y 9 होगा, अगर x की वैल्यू 2 होगी तो y क्या होगा, 8 होगा, अगर x की वैल्यू 3 है तो y 7 होगा। मतलब इन दोनों में से अगर मैं एक वैल्यू पता कर लूं तो दूसरी वैल्यू पता की जा सकती है। दैट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी वैल्यू डिपेंडेंट है और कितनी इंडिपेंडेंट है। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं, जो अलग अलग टेस्ट में अलग अलग तरीके से मेजर की जाती। उसके बाद इन सबकी टेबल दे रखी, तो टेबल मतलब एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना के दे रखी है। टी टेस्ट की अलग से आपको टेबल मिलेगी, एफ टेस्ट की टेबल मिलेगी, काई स्क्वायर टेस्ट की मिलेगी, और जेड तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता ही है। तो कहने का सीधा सा मतलब है इसलिए जेड की टेबल नहीं होती है, जेड की वैल्यूज ही होती हैं। अगर आप 5%, 1% या 10% पे देखना चाह रहे हैं तो हाँ, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट देखना चाह रहे हैं तो फिर वो आपको जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोबेबिलिटी में पढ़ाया जाता है उसी से फिर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद होता है डिसीजन। डिसीजन कैसे लिया जाता है, तो डिसीजन कैसे लिया जाता है, जो आपने कैलकुलेशन से आपकी जो वैल्यू आई है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का आया है उसको हम टेबल वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अगर ये जो इसको अगर मैं कैलकुलेटेड वैल्यू बोल लूं तो एक बात दिमाग में रख लीजिए कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आ रही है किससे, टेबल वैल्यू से, टेबल वैल्यू मतलब उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू से बड़ी आ रही है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। अब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट मतलब अगर आप कह रहे थे कि अनार खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है या नहीं बढ़ता है तो वो रिजेक्ट या सिलेक्ट, वो कैसे सिलेक्ट करना वो अभी अपन आगे बात करते हैं। तो आप एक बात ध्यान रख लीजिए, मतलब अगर कैलकुलेटेड वैल्यू जो आपने यहां थर्ड स्टेप में करी है वो अगर सिर्फ स्टेप से छोटी आती है तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोई एक याद रख लो, उसका रिवर्स आपको पता होगा कि भाई मैंने ये याद रखा हुआ है कि कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी आई है टेबल वैल्यू से तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। तो अगर इसका उल्टा होता है तो नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। अब मैं आपको ये वन बाय वन सारी स्टेप समझाता हूं तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस आखिर है क्या, और इस पे इतना पूरा इंडिया बवाल क्यों मचा रहा है कि अरे नहीं समझ आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। बड़ा आसान है यार, चीजों को एक तरीके से समझते चले जाओ फिर आपको उसकी सारी चीजें बारीकियां खुद ही सीखने लग जाएंगे। देखें तो देखिए, सबसे पहले तो आप स्टेप्स की अगर हम बात करें तो इतनी सी बात समझिए कि अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है मतलब नल हाइपोथेसिस क्या हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है, या इसका उल्टा होगा तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है तो ये एक्सेप्ट होगा। देखिए मतलब कोई एक स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है, या तो नल हाइपोथेसिस आपका एक्सेप्ट होगा या अब ये नल हाइपोथेसिस क्या होता है अगर इसकी बात करें तो नल हाइपोथेसिस मतलब it is assumed that whatever the difference is observed between the sample statistics and the population parameter is due to a random cause and is not significant। मतलब क्या हुआ, आपने बोला अरे सर इससे समझ में नहीं आया, हुआ क्या। तो देखो एक सिंपल सा काम करते हैं, इस पूरी एक आपकी जो जहां भी आप पढ़ाई करते हैं उस पूरे क्लासरूम का हम क्या निकालते हैं, एवरेज। अब वो कैसे निकलेगा, तो जिस जिस स्टूडेंट को जो जो नंबर आए हैं उनकी टोटल लगा लेते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने डिवाइड लगाया तो मालूम पड़ा आपकी क्लासरूम का पूरा जो एवरेज आ रहा है वो मान लेते हैं अभी 63 आया है। मतलब ऑन एन एवरेज आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो 63% उनका एवरेज, ठीक है। फिर हमने क्या करा, इसी क्लासरूम में से कुछ स्टूडेंट को अलग ले लिया
और इनके जो टोटल मार्क्स आए थे उसको नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड लगाया और मान लेते हैं वो 61% आया। ऑब्वियस बात है कि अगर आप ये लेंगे तो डिफरेंस तो आएगा ही ना, डिफरेंस तो आना तय है। डिफरेंस होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि बाय चांस हो सकता है कि यहां पर जो टोटल था उसमें सभी प्रकार के लोग थे, लेकिन अब यहां पर लेने में क्या हुआ, कुछ अच्छे स्टूडेंट आ गए, तो हो सकता है ये 63 से बढ़ जाता और यहाँ 72 बता रहा होता, या कुछ ऐसे स्टूडेंट आ गए जिनके मार्क्स कम थे इसलिए ये थोड़ा परसेंटेज गिरा है। मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट लिए, तो अब आप सैंपल से किसके बारे में पता करना है जा रहे हो, पॉपुलेशन के बारे में, और क्या कह रहे हो कि भाई 63% और 61% कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कहा ये फर्क तो दिख रहा है यार, साफ दिख रहा है कि ये 63 है, ये 61 है। तो बोले साहब वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि कोई रैंडम कॉजेज हैं जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इन दोनों में अंतर तो है लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। और क्यों महत्वपूर्ण नहीं है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन सैंपल रिजल्ट and the population parameter and the difference occur is due to the sample fluctuation। आप कोई दूसरा सैंपल लेंगे तो थोड़ा कुछ और आएगा, पर होगा वो उसके आसपास ही। तो कैसे कई बार जब मम्मी आप कुछ करते हैं तो मम्मी आपको डांट के क्या बोलते हैं कि अरे खानदान का असर तुम्हारा जाएगा नहीं। ये क्या बात हुई भाई, तो मम्मी ऐसा क्यों बोलती है, मम्मी किसी और उससे आई है। मतलब ये माना जाता है कि भाई जो आप, क्योंकि मम्मी तो नाना जी के यहां से आई हैं, तो यहाँ पापा जी वाला जो फैमिली है और उनका जो रीति रिवाज और उनका जो जिस तरीके से काम करने का तरीका है वो जाने अनजाने उस बच्चे में आ जाता है। तो जब भी मम्मी कुछ होता है और कुछ उनको नापसंद आता है तो बोलता है अरे तुम्हारे खानदान का असर नहीं जाएगा। तो वो क्या है, मतलब मोर और लेस तुम वैसे ही हो जैसे तुम्हारी पूरी फैमिली है। ठीक है, तो कहने का मतलब समझिए, तो आपको लगेगा रिसर्च कितनी बढ़िया चीज है यार, और सब कुछ किससे करना है, हमें सैंपल से करना है, और सैंपल के बारे से हमें पॉपुलेशन के बारे में पता करना है। इसीलिए तो कहते हैं कि आपको अगर जानना है तो आपके 5 दोस्तों का एवरेज हो आप, यू आर नथिंग बट द एवरेज ऑफ योर 5 फ्रेंड्स। आपको अगर जानना है तो आपके 5 दोस्तों को देख लो। अगर हमने कहा आपके 5 दोस्तों से मिल रहे हम और वो सब कहें कि सब हम सब सिगरेट पीते हैं, तो आप यूं नहीं कह सकते कि मैं थोड़ी पीता हूं, मैं तो बस इनके साथ रहता हूं। ये क्या है, that is with the help of sample you can predict about, you have to claim or you have a generalized statement for the population। तो बड़ा डिटेलिंग मजा आएगा अगर आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 by 1 ये स्टेप 1 हो गई आपकी। इसको नल हाइपोथेसिस को हम H0 से बताते हैं, ठीक है, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट और सिलेक्ट की बारी की कहानी है। अब देखिए, अब यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट एंड टर्न है। जैसे अभी हमने कहा कि मान लेते हैं कि जो नल हाइपोथेसिस है वो नल हाइपोथेसिस हम ये H0 से बताते हैं। ये H0 से हम क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को शो करते हैं। तो ये नल हाइपोथेसिस हमारी क्या है, H0। H0 को हम ये मान लेते हैं कि भाई जो टोटल पॉपुलेशन का मीन है वो 50 है। ये पूरी पॉपुलेशन का जो मीन है वो 50 है। तो इन जनरल क्या होता है कि जो पॉपुलेशन का मीन होता है उसको म्यू से बताते हैं, ठीक है ना, और इसका जो मीन होता है उसको एक्स बार से बताते हैं, ठीक है, ताकि पता लग जाए कौन सा क्या है। ऐसे ही अगर आप देखें तो हम इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे बताते हैं, सिग्मा से, और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को किससे बताते हैं, एस से, या इसको स्मॉल एस और इसको कैपिटल एस कर सकते हो, ताकि हमें पता लगे कि हम पॉपुलेशन के बारे में बात कर रहे हैं या सैंपल के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने माना कि सैंपल मीन जो है हमारा म्यू जो है वो 50 है, मतलब इस पूरी पॉपुलेशन का एवरेज निकालें तो वो क्या आएगा, 50। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या क्या हो सकता है, तो अल्टरनेटिव को H1 भी बोलते हैं और HA भी बोलते हैं। तो अगर मैं बोलूं तो आप में से 3 टाइप के स्टूडेंट होंगे जो तीनों अलग अलग बातें कह सकते हैं। अब वो क्या क्या हो सकती हैं उसको सुनिए। तो आप में से कोई कहेगा कि नहीं सर म्यू 50 नहीं है, ठीक है, म्यू जो है अल्टरनेटिव, आपने बोला 50 है तो हमने कहा ये 50 नहीं है, अल्टरनेटिव उसका रिवर्स स्टेटमेंट होता है। अब अगर हम बात करें H1 की तो आप ये भी तो बोल सकते हैं कि म्यू जो है वो ग्रेटर देन 50 है। सर 50 नहीं है, 50 से ज्यादा है, ओके।
या ये भी तो बोल सकते हैं नहीं सर 50 से कम है। मतलब आप अल्टरनेटिव में 3 टाइप के स्टेटमेंट देते हैं, कौन कौन से? अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा गया है। जैसे अगर कोई बोलता है कि एक मशीन है जो क्या करती है, चाय पत्ती पैक करती है, अब वो हमें ये देखना है कि क्या वो 1 किलो चाय पत्ती पैक करती है। तो ऑब्वियस बात है हमारा म्यू हो गया कि भैया जो वो मशीन अच्छे से काम कर रही है, मतलब वो हर पैकेट में 1 किलो चाय क्या करती है, पैक करती है। तो वो खराब कैसे होगी? वो ज्यादा पैक करेगी तो अच्छी बात है क्या? नहीं, ये तो प्रोड्यूसर जो बना रहा है उसको नुकसान होने लगेगा। अगर वो कम पैक कर रही है तो भैया जो खरीद रहा है उसको नुकसान होने लगेगा। तो उसका मतलब उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 1 kg। अगर वो कम पैक कर रही है तो भी खराब है, और वो ज्यादा पैक कर रही है तो भी खराब है। तो किस तरफ से कैसे आप हाइपोथेसिस चेक कर रहे हैं, क्या सैंपल है, उसके बिहाफ पे डिपेंड करता है कि अल्टरनेटिव क्या होगा। अब इसी को बोलते हैं दोस्तों वन टेल और टू टेल। तो बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि साहब वन टेल और टू टेल क्या है। तो ये वन टेल कहलाता है और ये टू टेल कहलाता है। टू टेल क्यों कहलाता है? तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर दोनों ही बातें हो गई, म्यू इज ग्रेटर देन 0 और म्यू इज लेस देन 50। तो या तो 50 या 50 से ज्यादा है या 50 या 50 से कम है। इन दोनों ही केस में क्या होगा, वो क्या कहलाएगा, इक्वल टू नहीं लगाते, तो ये क्या कहलाएगा, टू टेल टेस्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, टू टेल टेस्ट। और ये क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं वन टेल टेस्ट। टेल मतलब पूंछ। तो वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट का बेसिक डिफरेंस कहां से आता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस से इसका कोई लेना देना नहीं है। अल्टरनेटिव आप क्या सेट करते हैं उस बिहाफ पे पता लगता है कि आप वन टेल टेस्ट कर रहे हैं या टू टेल टेस्ट कर रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है, मैंने बताया ना, क्वेश्चन किस तरीके का फ्रेम है, किस तरीके का क्वेश्चन है, हम क्या चेक करने लगे हैं, उस हिसाब से हम अल्टरनेटिव डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा और आपको डिटेल में बताऊं कि इससे होता क्या है। तो अगर हमने बोला कि म्यू इज, इसको बोलते हैं राइट टेल, क्योंकि म्यू इज ग्रेटर देन 50। तो यहां का मतलब क्या हो गया कि अगर आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर हैं तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपकी जो वैल्यू है वो अगर इस वाले रीजन में आ रही है तो वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। अब वो इसी को हम बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। जो हमने टेबल से निकाली वो कैलकुलेटेड वैल्यू, ये हमारी स्टैटिस्टिकल वैल्यू, मतलब जो टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू ज्यादा आ रही है, मतलब नल हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है, मतलब 50 से कम है, तो इधर की तरफ हो गया। और टू टेल मतलब क्या हो गया कि 50 से कम में भी रिजेक्ट और 50 से ज्यादा में भी रिजेक्ट। अब आपने बोला ठीक है सर, थोड़ा सा समझ में आया, लेकिन वन टेल और टू टेल से फर्क क्या पड़ता है? तो फर्क पड़ता है टेबल वैल्यू देखने का। अगर कोई मुझे कहता है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे चेक करना है, तो ये राइट टेल है, ये लेफ्ट टेल। तो अगर वो बोलेगा 5%, तो मैं पीछे टेबल में देखूंगा 2.5%। और सॉरी, वन टेल नहीं है। तो अगर वो मुझे बोलता है कि अगर ये वन टेल टेस्ट है, तो वन टेल टेस्ट में वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो अभी हमने बोला था बाय डिफॉल्ट 5% होता है, अभी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो पीछे टेबल में भी जो आपकी स्टैंडर्ड टेबल होगी उसमें भी आपको 5% में देखना है। लेकिन अगर वो टू टेल टेस्ट है तो वो बोलेगा 5% और आपको पीछे टेबल में देखना है 2.5%। उसका लॉजिक भी बड़ा क्लियर है, और वो क्या है कि दोनों तरफ आधा आधा बढ़ गया, रिजेक्शन और सिलेक्शन दोनों तरफ रिजेक्शन हो गया। तो ये 2.5%, 2.5%। ये बेसिक फर्क है सवाल करने के हिसाब से। बाकी अपन और इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा मैं आपको, तो वन टेल टू टेल और क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो फिर आप एक काम करिए, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने नीचे दिया हुआ है। रजनीश शर्मा क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें डाउनलोड करने में यह है कि अगर आप कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स चाहते हैं तो वो आपको यहाँ ऑल कोर्सेस में मिल जाएगा। अगर आप केवल बीआरएम के या स्टैटिस्टिक्स के नोट्स चाहते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और आप केवल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस सीखना चाहते हैं तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस यहाँ एक्स्ट्रा टॉपिक में मिल जाएगा। तो ये बड़ा यूजफुल ऐप है आपके लिए, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और जितने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी ने पूछे हैं वो सब मैंने ग्रेडेड करके लगा दिए हैं, ताकि ऐसी किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम को आपको फेस नहीं करना पड़े। क्योंकि अगर कोई चीज सिंसियर तरीके से सीखी या सिखाई जाए तो वो आसान हो जाती है।
ठीक है। और वो काम हमने किया है, वो आप जैसे ऐप डाउनलोड करेंगे आपको वहां पर बहुत सारे कुछ अनलॉक वीडियोस हैं, वो आप देखेंगे तो यू विल गेट कि हाँ बड़ा सिस्टमेटिक काम है और आप बड़ी आसानी से ये सारी चीजें सीख पाएंगे, ठीक है। और वहां पर अगर आप बिजनेस रिसर्च मेथोडोलॉजी करके भी हमने पूरा आपके लिए एक पूरा कोर्स डिजाइन कर दिया है। मेरे यूट्यूब के वीडियो भी आप यहां से देख सकते हैं और ई बुक भी आपको यहां पर मिल जाएगी स्टैटिस्टिक्स की। अब बात करें स्टेप 2 की, तो स्टेप 2 क्या है? कंप्यूटेशन ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक। और स्टेप 3 क्या है? टेस्ट स्टैटिस्टिक। मतलब समझिए कि अगर मैं यहां पर Z टेस्ट लगा रहा हूं, या मैं यहां पर T टेस्ट लगा रहा हूं, या मैं यहां पर F टेस्ट लगा रहा हूं, या मैं अनोवा या मैं काई स्क्वायर टेस्ट लगा रहा हूं, काई स्क्वायर टेस्ट, तो इसमें जो कैलकुलेशन की जरूरत होती है वो यहां पर किए जाते हैं। मतलब यहां पर जो वो कैलकुलेशन सैंपल के जो हैं, जो यहां इस टेस्ट में एप्लीकेबल यूज होने वाले हैं, वो यहां किए जाते हैं। इसको आप इस बात से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि मुझे यहां पर ये गुलाब जामुन बनाना है, तो इस वाली स्टेप में हमें मावा लाना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं मुझे समोसा बनाना है, तो समोसा बनाना है मतलब फिर अब मावे की जरूरत नहीं है, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? आलू का इंतजाम करना पड़ेगा, मैदे का इंतजाम करना पड़ेगा। तो वो क्या इस टेस्ट के लिए जरूरी है, वो हम यहाँ कैलकुलेशन स्टेप 2 में करते हैं। तो स्टेप 1 में हम नल हाइपोथेसिस हो गया, स्टेप 2 में हम वो कैलकुलेशंस करते हैं जो हमें स्टेप 3 की टेस्ट में यूज होने वाले हैं। अब बात करें किसकी, कितने टाइप की टेस्ट होती है? तो जो टेस्ट होती है वो दोस्तों 2 टाइप की होती है, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट की अगर हम बात करें तो हमें पॉपुलेशन के बारे में, उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होता है, इन जनरल वो नॉर्मली होती है। और जिसके बारे में या तो पता नहीं होता है हमें, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन ही पता कर पाना संभव नहीं हो पाता है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट भी बोला जाता है। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट और पैरामेट्रिक टेस्ट। पैरामेट्रिक टेस्ट की बात करें तो एक सैंपल में टी टेस्ट भी लगता है और जेड टेस्ट भी लगता है, सिंगल सैंपल है। 2 सैंपल है तो उसमें भी टी टेस्ट भी लगता है, जेड टेस्ट भी लगता है, इसमें भी पेयर्ड टी टेस्ट भी लगती है। अनोवा भी अगर हम बात करें तो इधर ही है, क्योंकि एफ टेस्ट का ही क्या है? एक्सपांशन है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट मतलब पॉपुलेशन के बारे में आपके पास जानकारी मौजूद है, या वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको उसके बारे में पता है। नॉन पैरामेट्रिक की बात करें तो नॉन पैरामेट्रिक को बोलते हैं क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फ्री टेस्ट। जस्ट बिकॉज कि या तो ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, या हम कर ही नहीं सकते हैं, या इसका डिस्ट्रीब्यूशन ही हमें नहीं पता है। देखें तो इसके ऊपर मैं बहुत सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि ये वो केवल उन एडवांस यूजर्स के लिए जिनके सिलेबस में ये है, ये सबके लिए होता है। तो पैरामेट्रिक टेस्ट सबके लिए होती है। नॉन पैरामेट्रिक में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काई स्क्वायर टेस्ट। ये आप कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे उसमें एक ही नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज होती है, काई स्क्वायर। कुस्कल वैलिस भी होती है, रन टेस्ट भी होती है, साइन टेस्ट भी होती है, ऐसी तमाम माल विटनी टेस्ट भी होती है, ऐसी तमाम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होती हैं। इस पर मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ये केवल उन लोगों के लिए होता है, पर बाकी सारे यूजर्स के लिए टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, अनोवा और काई स्क्वायर टेस्ट, ये इन जनरल सभी के सिलेबस में होता ही होता है। तो जो काई स्क्वायर टेस्ट है वो बेसिकली नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, और ये क्या है? पैरामेट्रिक टेस्ट है। फिर हम इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, तब आपको पता लगेगा कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक क्या है। मतलब स्टेप 3 जो है वो स्टेप 3 के अंदर कौन सी टेस्ट लगाना है वो हमारी खास बात है। अब जो स्टेप 4 है दैट इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है? तो दैट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ टाइप 1 एरर। अब ये टाइप 1 एरर क्या है? तो टाइप 1 एरर, इतनी सी बात को समझिए कि अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है, अच्छा व्यक्ति है, तो पुलिस उसको जेल में क्यों डालेगी? उसको तो खुला घूमना चाहिए। लेकिन अगर उसे जेल में डाल दें, अच्छे को आपने रिजेक्ट कर दिया, जेल में डाल दिया, तो ये टाइप 1 है। और इसका उल्टा कि अगर कोई व्यक्ति गिल्टी है तो भैया उसको आप जेल में डालो, यही तो काम है। पर अगर वो छूट जाता है, फ्री घूम रहा है, वो क्या कहला रहा है? टाइप 2 एरर। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने कोई गेहूं लेने गया और मैंने कोई गेहूं को मुट्ठी भर सैंपल लिए और उसमें देखा और उसमें कोई कंकर नहीं निकला, तो ये मैंने सैंपल लिया, तो सैंपल के बिहाफ पे मेरा ये होना चाहिए कि पूरा बोरा जो है वो भी कंकर से क्या होगा? फ्री होगा।
लेकिन जब घर आया तो पता लगा उसमें कंकर है, मतलब सैंपल के बिहाफ पे मेरे से पॉपुलेशन के बारे में जो भी गड़बड़ हो गई। अब वो सैंपल टेक्निक कौन सी थी, वो सारी बातें, जैसे आपकी एग्जाम की बात ले लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आपकी एग्जाम क्या है, तो आपकी एग्जाम भी तो यही है दोस्त। एग्जाम क्या है आपकी, तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो एग्जाम यही तो है, ये पूरा आपका सेमेस्टर है, 6 महीने आपको पढ़ाई करनी थी, और ये जो सैंपल है ये कुछ नहीं है, आपकी एग्जाम है 3 घंटे की। तो जो हमें 6 महीने में पढ़ना था, तुम हमसे एक पेपर लोगे 3 घंटे का, और उसमें कैसे चेक करोगे यार कि हम अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो भैया सैंपल यही तो है। अब आपने बोला सर मैं तो गाइड से पढ़ता हूं, यही सैंपलिंग एरर है। तो फिर वो सैंपल के कारण पॉपुलेशन में जो बुद्धू बनाने के तरीके आ गए हैं, वो क्या कहलाते हैं, एरर कहलाते हैं। देखे ना, अब वो कैसे एरर हैं, किस टाइप के एरर हैं, रैंडम एरर हैं, असाइनेबल हैं, अनअसाइनेबल है, फिर इंटरव्यू लेके चेक कर लेंगे, है ना, वो चिंता छोड़ दो। पर एग्जाम का क्या कहानी है, तो एग्जाम बेसिकली आपका सैंपल है, और ये आपने पढ़ाई करी कि नहीं करी ये पता लगाते हैं। तो अब आपको कोई एक क्वेश्चन थोड़ी देते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन देते हैं। मल्टीपल क्वेश्चन क्यों देते हैं, ताकि आप मान लीजिए पहला नहीं आए तो कोई बात नहीं, दूसरा कर लेना, दूसरा नहीं आए तीसरा कर लेना। तो कुछ क्वेश्चन आप करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसके बिहाफ पे हम पता लगाएंगे कि आपने पूरी पढ़ाई करी है या नहीं करी। अब अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो अगर आप एग्जाम में पास हो गए तो यही तो एग्जाम चेक करने का मतलब था, आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपको पास हो जाना चाहिए, यही तो इस एग्जाम का उद्देश्य था। तो ये तो अच्छी बात है, यही हम करने वाले थे, लेकिन आप अच्छे स्टूडेंट थे और आपको फेल कर दिया, ये कहलाता है टाइप 1 एरर। आप अच्छे स्टूडेंट थे, आपको फेल कर दिया, टाइप 1 एरर। फिर यूनिवर्सिटी रिवैल्यूएशन का रखती है, फिर बाद में पता लगता है कि अरे टोटल लगाना भूल गए अच्छे स्टूडेंट की, वो अलग बात। और एक बुरा स्टूडेंट है जिसने पढ़ाई नहीं करी, बुरा स्टूडेंट मतलब वो जिसने पढ़ाई नहीं करी, इंसान सब अच्छे होते हैं, पर जिसने पढ़ाई नहीं करी, अब जो पढ़ाई नहीं करी तब वो उसको फेल हो जाना चाहिए, लेकिन वो पास हो गया। तो जो फेल हो जाता तो इस एग्जाम का क्या होता, जो हमने टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है वो यही तो थी कि भाई हम आप सैंपल लेके देखेंगे, आपने अगर आंसर दे दिए तो पास हो गए। अब अगर आप आंसर नहीं दे पाए मतलब आपने पढ़ाई नहीं करी, तो यही उद्देश्य था, लेकिन आप पास हो गए, कारण कुछ भी रहे होंगे। तो पास हो गए मतलब क्या हो गया, बुरे का फेल हो जाना था वो पास हो गया, वो टाइप 2 एरर है। और अच्छा फेल हो गया तो वो क्या कहलाएगा, टाइप 1 एरर। और इसको हम अल्फा से बताते हैं। तो टाइप 1 एरर को हम किससे बताते हैं, अल्फा से, और इसको बताते हैं बीटा से। अब इन दोनों में भी उल्टा संबंध है, जैसे जैसे अल्फा कम करोगे बीटा बढ़ने लग जाए, और बीटा कम करने लग जाओगे अल्फा बढ़ने, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए। देखें, डिपेंड करता है आप किस टाइप का चेकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए शायद कहीं ऐसा होता है कि 40 नंबर भी लाए तो हम आपको पास मानेंगे, कि एरर आने के चांसेस कम से कम। तो ये अल्फा और बीटा में, अल्फा और बीटा रिलेशनशिप पावर होती हैं, और ये हमेशा इनवर्सली होती हैं। एक को बढ़ाने जाओगे दूसरा बढ़ जाएगा, दूसरे को घटाने जाएगा तो मैक्सिमम साइज। इन जनरल सवालों में कुछ नहीं दिया हो तो उसको 5% कहते हैं। और ये थ्योरी भी आती है, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर और 1 टेल 2 टेल आता ही आता है। देखें, तो मैं उसके थ्योरी के लिए एक वीडियो और बना दूंगा, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए। और यही बातों को डिटेल में समझने के लिए इसके वीडियो लेक्चर, सारे सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स, अनसॉल्व पेपर्स, लाइव क्लासेस मेरी, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए और डाउनलोड कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब आपके पास समय हो, जितना समय हो, एग्जाम टाइम में कोई काम नहीं आता है कि अरे सर वो पढ़ाई नहीं करा था, कॉलेज नहीं पहुंचा था, वो सब यहाँ कवर हो जाएगा। बार बार उन लेक्चर्स को देख लीजिए, यूं आपका पेपर आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक आपने अगर डाउनलोड नहीं किया है तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप एप्पल आईफोन यूजर हैं या आप उसको लैपटॉप पे रन करना चाहते हैं तो नीचे हमारी वेबसाइट का भी आपको क्या दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, बस उसको क्लिक करिए और आपका काम हो जाएगा। देखें, चलिए अब बात करें क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्वेश्चन के हिसाब से होती है। इन जनरल में आपको केवल सवालों के हिसाब से बताऊं तो n-1 होती है, ठीक है। फिर अलग अलग इसमें होती है, इन जनरल बता रहा हूं, ठीक है, जो भी मैंने आपको शुरुआत में बताया था, x + y = 10। ऐसे ही फिर टेबल वैल्यू, तो टेबल के लिए मैंने बताया कि z की तो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, टी टेस्ट की टेबल होती है ना। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको टेबल ना दें और आप सवाल कर पाए, तो ये आपका अधिकार है। एग्जाम में आपको टी टेस्ट की टेबल दे रखी होगी, एफ टेस्ट की भी आपको टेबल दे रखी होती है, काई स्क्वायर टेस्ट की भी आपको टेबल रहती है, मतलब उसमें आपकी स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, देखें। और उसी से हम क्या करते हैं, हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो चेक करते हैं। तो ऐसे ध्यान रखें कि कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी है और टेबल वैल्यू छोटी है
जो आपने निकाली है, तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट। तो आपका नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया। तो इसका उल्टा भी समझ जाइए। आ गई बात समझ में? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको केवल ये समझाया कि ये 7 स्टेप होती हैं। पहली होती है नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव सेट करना। दूसरे नंबर उसमें 1 till 2 टेस्ट का कंसेप्ट है। सेकंड नंबर पे होता है वो कैलकुलेशन करना, जो आपको कैलकुलेशन में लगने वाले हैं, जेड टेस्ट में लगने वाले हैं, तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मीन निकालना, टी टेस्ट के लिए निकालना या प्रोपोर्शनलिटी निकालना, एफ टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, काई स्क्वायर के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना, वो सब हम स्टेप 2 में करते हैं। फिर स्टेप 3 में हम वो टेस्ट लगाते हैं जो होती हैं, वही हमारी क्या कहलाती है? कैलकुलेटेड वैल्यू। स्टेप 4 में क्या करते हैं हम? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के बाद हमारी क्या होती है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कहां देखते हैं? टेबल में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये दो चीजें पता होंगी तो ही आप टेबल देख सकते हैं। तो टेबल के अंदर एक तरफ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, यहां पर अभी आप अगले सवालों में जब मैं आपको बताऊंगा तो यहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पर होता है, और यहां पर 5%, 1%, 10%, 0.1% इनकी वैल्यूज होती हैं। ये इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं, और इससे हमारी जो कैलकुलेट करी थी हमने स्टेप 3 में, उसको कंपेयर करते हैं। उस बिहाफ पे अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है और टेबल वैल्यू छोटी है, तो उसको क्या बोलेंगे? नल हाइपोथेसिस आपकी क्या हो गई? रिजेक्ट हो गई, मतलब अल्टरनेटिव सिलेक्ट हो गई। आप कह रहे थे मीन 50 है, तो अब उसका वो रिजेक्ट हो गया कि मीन 50 नहीं है, तो आपका अल्टरनेटिव सिलेक्ट हो गया कि मीन 50 नहीं है। देखें, तो ये क्या कहलाएगा? अल्टरनेटिव। एक याद रख लो, तो इसका उल्टा होगा तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अब सवालों की बात करें तो जैसे अभी आप नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे, तो उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक थ्योरी का अलग से बना दूंगा, 1 टेल 2 टेल वाला। एक मैं आपके लिए अलग से बनाऊंगा टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, उसको थोड़ा डिटेलिंग करेंगे। एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए पैरामेट्रिक एंड नैनोमेट्रिक। और अगर आपने ऐप डाउनलोड कर लिया तो आप तो निश्चिंत हो जाइए, वहां पे तो मैंने सारा डिटेलिंग कर ही दिया है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है आपको। और अगर आप किसी मैनेजमेंट की एग्जाम दे रहे हैं तो बड़े इजीएस्ट वे में मैंने आपके लिए काम कर दिया है कि बस रजनीश शर्मा क्लासेस सर्च करिए और यू आर टेंशन फ्री फ्रॉम एवरी टेक्निकल सब्जेक्ट। आपको लगेगा इट्स जस्ट लाइक अ फन। देखें, करते जाओ सीखते जाओ, करते जाओ सीखते जाओ। देखें, तो ये ऐप जरूर से डाउनलोड कर लो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ। कोशिश करता हूं कि अगले वीडियो में आपको एक जेड टेस्ट का सवाल लेके इन्हीं 7 स्टेप में मैं आपको सिखाऊं, तो आपको लगे अरे अब तो हो गया एग्जाम, अभी क्लियर होता है। देखें, तब तक के लिए आप फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। मजा आ जाएगा आपको कि आपका टेंशन फ्री हो जाएगा। एग्जाम टाइम में सारी चीजें फटाफट हो जाएंगी, पुराने सारे जितने क्वेश्चन हैं वो सब सॉल्व कर दिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लर्निंग के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।